शुरू से ही मुझे प्रभावित करता रहा। गांव का रहन सहन, वहाँ की सादगी, वहाँ की परंपराएं, वहाँ के व्रत अनुष्ठान, संस्कार, इनको बचपन से देखती थी तो मन में एक जिज्ञासा होती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक ऐसी थाती लगा कितनी प्रचुर संपदा, कितनी बड़ी विरासत हमारे गांव में बिखरी पड़ी है, और उनके भावों की गहराई में जब उसका भाव समझ में आया, जब उन गीतों का, कि कितने बड़े संदेश उन गीतों में, उन परंपराओं में दिए गए। विरोध के लिए झगड़ा न करें, बल्कि अपने को इतना सशक्त बना दें कि सामने वाला स्वयं पराजित हो जाए। कहते हैं कि लोक साहित्य चूँकि हमारे भीतर तभी चेतना में उतरता है जब हम उसको जीते हैं, बूंद बूंद पीते हैं। आपका एक जुड़ाव रहा लोक साहित्य से, आप गांव में पली बढ़ी, जन्म भी वहीं हुआ, तो आपने बहुत नज़दीक से चीज़ों को देखा। कोई ऐसी घटना याद आ रही हो जिसने बहुत भीतर तक उद्वेलित किया हो और जिससे आप वेदना से भर उठी हो और बहुत पीड़ा हुई हो? कोई ऐसी घटना याद आ रही हो कभी किसी महिला को लेकर या कोई भी स्थिति, तो वो जिक्र करेंगे। नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है हमारी खास पेशकश में जिसका नाम है पद्मश्री श्रृंखला। आज हम आ पहुँचे हैं नवाबों के शहर लखनऊ में एक खास हस्ती से मुलाकात करने, वरिष्ठ साहित्यकार, वरिष्ठ लोकवार्ताकार डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह जी से। और आज इस एपिसोड में हम इनसे ख़ास मुलाकात करेंगे, न केवल मुलाकात बल्कि उनकी उपलब्धियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने लोक परंपरा, लोक साहित्य के जरिए कैसे हमारी संपदा को, हमारे संस्कृति को और हमारी परंपराओं को सहेजा है। तो इससे पहले कि हम ज़्यादा वक्त ना जाया करें, मैं स्वागत करूँगी डॉक्टर बिंदु मैडम जी का। शिक्षा के क्षेत्र में महती उपलब्धि है इनकी, बड़ी उपलब्धि रही है। पिछले कई दशकों से लगातार सतत रचनाशील रही हैं और लोक संस्कृति के विविध आयामों को कड़ी दर कड़ी, शब्द दर शब्द पिरोती रही हैं। मुझे लगता है 115 से अधिक कृतियाँ इनकी हैं, किताबें हैं, और तमाम किताबें लोक संस्कृति, परंपरा और संस्कार से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि लोक जीवन में हमारा समूचा जीवन समाहित होता है, वहीं से हमारे जीवन का रस मिलता है। वो हमारी लोकायत की शक्ति है, लोक परंपरा की शक्ति है, जीवन की शक्ति है। उसी शक्ति को सहेजने का बूंद बूंद कार्य किया है डॉक्टर विद्या जी ने। आज हम बात करेंगे और अपने सुधीजनों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि पिछले कई दशकों में इन्होंने किस तरह से छोटा छोटा कण समेट कर एक बड़ा समंदर खड़ा किया है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं एक साहित्य मर्मज्ञ के रूप में इन्होंने राष्ट्र को क्या कुछ दिया है और आने वाली पीढ़ियाँ इनसे क्या कुछ सीखे। स्वागत है मैडम एक बार पुनः, और बहुत बहुत अभिनंदन कि आपको पद्मश्री मिला। और कहते हैं कि लोक हित के लिए, लोक संस्कार के लिए, लोक परंपरा जो हमारी विविध परंपराएं हैं उसमें निहित मूल्यों के लिए आपने बहुत काम किया है। ये काम, इतनी रचनाशीलता कैसे, ये जो सतत रचनाशीलता है पिछले देखिए, मेरा गांव में जन्म हुआ जी जी, और लोक शुरू से ही मुझे प्रभावित करता रहा। गांव का रहन सहन, वहाँ की सादगी, वहाँ की परंपराएं, वहाँ के व्रत अनुष्ठान, संस्कार, इनको बचपन से देखती थी तो मन में एक जिज्ञासा होती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। और मैं अपनी बड़ी बूढ़ियों से प्रश्न करती तरह तरह के, और उनका उत्तर उनसे जब मिलता था तो संतुष्टि भी मिलती थी। और तभी से चाव मन में पैदा हुआ कि मैं इस परंपरा के बारे में अध्ययन करूं। और जब बीएड करने के बाद मैंने पीएचडी करने की सोची तो बीएचयू में गई, तो वहाँ जिनसे बात हो रही थी उन्होंने कहा कि एक महिला थी, उनसे मैं चाह रही थी उनके निर्देशन में काम करूं। तो उन्होंने कहा मेरे पास तो जगह पूरी हो गई है। तो हमारे गुरुवर डॉक्टर भोला शंकर व्यास जी वहीं बैठे थे, तो उन्होंने कहा क्या, किस विषय पर करना चाहती हो? मैंने कहा कि मैं लोक साहित्य पर काम करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि लोक साहित्य बड़ा व्यापक क्षेत्र है, किसी एक पक्ष को लीजिए। उन्होंने लोकगीतों पर काम करने के लिए कहा, और वो भी एक विशेष क्षेत्र का, अवध क्षेत्र का। तो उस समय मैंने काम किया। और उस दौरान जब गीतों का संकलन करने के लिए मैं गाँवों में घूमी, श्रम करते हुए लोगों के पास पहुंची,
संस्कारों के अवसर पर, व्रत पर्व त्योहारों के अवसर पर, तो एक ऐसी थाती लगा कितनी प्रचुर संपदा, कितनी बड़ी विरासत हमारे गांव में बिखरी पड़ी है। और उनके भावों की गहराई में जब उसका भाव समझ में आया, जब उन गीतों का, कि कितने बड़े संदेश उन गीतों में, उन परंपराओं में दिए गए हैं, जो मनुष्य को मनुष्य बनाने की सीख देते हैं और बचपन से संस्कारित करने के लिए ही इन गीतों का, इन कथाओं का संस्कार हम अपनी अगली पीढ़ी को देते हैं। इस तरह से यात्रा शुरू हुई। और फिर जब लिखने लगी तो मेरी सारी रचनाओं में, वो चाहे कहानी हो, चाहे कविता हो, चाहे उपन्यास हो, नाटक हो, निबंध हो, सब में ये लोक मेरे मन में ऐसा बस गया था कि वो सब में उतरता गया। कहते हैं लोक चेतना मन को प्रकाशित करती है, और वो प्रकाश मुझे इस लोक से मिला। लोक का अर्थ भी है, आलोक से बना है शब्द। जो विदेश में फोक है उसका अनुवाद नहीं है लोक। हमारा लोक बहुत ही व्यापक अर्थ रखता है, और इसमें लोक, परलोक, इहलोक, स्वर्गलोक सब समाहित हो जाते हैं। और इस लोक में केवल मनुष्य ही नहीं, सृष्टि के समस्त चर अचर जगत सबकी सहभागिता है। और ये लोक संपदाएं इन सब से जोड़ती हैं, प्रकृति से जोड़ती हैं। मानव मात्र ही नहीं, समस्त जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, नदियों, जो क्षितिजल पावक, गगन समीर, पंचभूतों, इन सब के प्रति जो एक संवेदनात्मक लगाव रखती हैं, वो मन को बहुत ही छूता है। और ये संवेदना मानवता के लिए बहुत ज़रूरी है, ये समझ में आया। और मैं निरंतर इनके बारे में लिखती रही, लोकगीत गाती रही, लोकगीतों पर आधारित रचनाएं लिखती रही, और नई पीढ़ी को इससे जोड़े रखने की कोशिश करती रही। बच्चों को कहानियाँ, गीत सुनाकर उनके मन में अपनी परंपराओं के प्रति रागबोध, गौरवबोध जगाने का प्रयास करती रही। और मैं कहाँ तक सफल हुई कह नहीं सकती, लेकिन अभी भी मेरा प्रयास ज़रूरी है कि मैं आगे करती रहूं, और निरंतर जारी है ये प्रयास। मैं जैसा कि हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर विद्या जी से, एक विदुषी हैं, बहुत बड़ी मुझे लगता है कि पिछले 60 साल या 50 साल का ये पूरा अनुभव है, जो थाती है साहित्य की, वो बिखरा पड़ा है, जिसको इन्होंने समेटा है अपने पास में। और न केवल साहित्य, बल्कि जैसा कि ये बता रही हैं कि इन्होंने लोकाचार को अपने भीतर समाहित किया है, उतारा है और अपने अंतर्मन में जिया है। एक साधारण परिवार से आती हैं, तब ये उस वक्त की बात है जब लड़कियों का बाहर निकल के पढ़ना, शिक्षा ग्रहण करना बहुत मुश्किल था, बहुत कठिन दौर था। उस दौर में ये बाहर आके इन्होंने संघर्ष किया और महिलाओं के लिए न केवल प्रेरणा स्रोत बनी, बल्कि आज भी उनके लिए एक शक्ति संचारक के तौर पे काम कर रही हैं। मैं डॉक्टर विद्या जी से जानने की कोशिश करूँगी कि उन्होंने उस दौर में कैसे संघर्ष किया, क्या कोई रुकावटें आईं, कुछ बाधाएँ आईं कि भाई इनकी शिक्षा जो है सतत चलती रही, और उस दौर में जब लड़कियां पढ़ नहीं पाती थी, आप कैसे आईं? पिताजी से कैसे कहना हुआ कि हमें पढ़ना है? थोड़ा उस बारे में बताएं। बाधाएं आईं, और उन बाधाओं ने शक्ति भी दी। और हम लोग ज़मींदारों के यहाँ तो बेटियों को बहुत ही घर से बाहर निकलने पर भी बहुत ज़्यादा पाबंदी रहती थी। और ऐसे में बाग में जाना, खेतों में जाना, जब निर्वाही कर रही थी उनके गीत सुनने के लिए, तो लोगों ने टोका। पढ़ाई में भी बाधा आई, लेकिन मेरे पिताजी शिक्षक थे, और वो कहते थे कि बेटियों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए बेटियां 2 कुलों को शिक्षित करती हैं। बिल्कुल। और उन्होंने कहा तुम्हारे लिए एक चुनौती है, तुम पढ़ लिख करके ऐसे न बनना कि लोग आलोचना करें कि ये एक भ्रम था ना कि पढ़ी लिखी लड़कियां मगरूर हो जाती हैं, घमंडी हो जाती हैं। तो तुम्हें इस भ्रम को तोड़ना है और अपनी आगे वाली जो बहनें हैं उनके लिए राह बनानी है। तो पिताजी की बात मुझे बराबर ध्यान में रही, और विरोधों के बाद भी पैदल चल के 5-5 मील, हम लोग गांव में स्कूल नहीं था, जाते थे पढ़ने, और पढ़ाई चलती रही।
उसके बाद प्राइवेट ही मैंने सारी परीक्षाएं दी। विवाह के बाद मेरे पति ऐसे मिले कि उन्होंने मुझे सहयोग दिया और मैंने कॉलेज में मेरा दाखिला एमए में कराया। बीए में पढ़ रही थी, बहुत बढ़िया। तभी जो है मेरा विवाह हो गया था। तो उनके सहयोग से, और ससुराल में भी ये था कि बड़े घरों की बेटियां नौकरी नहीं करेंगी, निकलती बहुएं। लेकिन मैंने अपने ससुर जी से कहा, जब उन्होंने पहली बार मैंने थाली परोसी तो उन्होंने कहा क्या चाहिए, तो मैंने कहा मुझे पढ़ने की अनुमति दे दीजिए। क्या बात है, क्या बात। तो बहुत ज़ोर से हंसे और उनका कौर मुंह में ऐसे रुक गया हंसते हुए बोले कि तुमने ये चीज़ मांग ली तो ठीक है, अब मैं मना नहीं कर सकता, तुम जितना चाहो पढ़ो, लेकिन नौकरी नहीं करनी है। फिर जब पढ़ाई की तो फिर नौकरी का भी बाद में उन्होंने अनुमति दे दी। तो इस तरह से उन बाधाओं ने मुझे ये सिखाया समय की पाबंदी और समय का जितना अधिक से अधिक सदुपयोग हो सके ये संयम दिया। मैं रात भर कोशिश करती थी कितना अधिक से अधिक पढ़ लूँ, कितना अधिक से अधिक लिख लूँ, क्योंकि दिन में और भी काम रहते थे। तो ये जो स्वाध्याय, दूसरी चीज़ स्वाध्याय, क्योंकि घर में पढ़ते थे, कोई पढ़ाने वाला नहीं था। तो पिताजी कहते थे कि अपना लिखा हुआ बार बार फिर से पढ़ो तो तुम्हें अपनी गलती पता चलेगी, और जितना अधिक पढ़ोगे उतना तुम्हारा भाषा का संस्कार बढ़ेगा, तुम्हारी अभिव्यक्ति पैनी होगी। तो इस तरह हम अपने ही लिखे हुए को स्वयं संशोधन करते रहे और आगे बढ़ती गई यात्रा। और ये यात्रा कहाँ तक पहुँची है अनंत अभी भी संतोष नहीं है। बिल्कुल, अभी भी लगता है कि बहुत कुछ ऐसा है जो अभिव्यक्त होने से रह गया है। लेकिन कोशिश है, कितना और अभिव्यक्त कर पाऊँगी कह नहीं सकती, लेकिन मन में एक बेचैनी होती है जब तब लिखती हूँ, और जब अभिव्यक्ति हो जाती है तो एक मन में जो संतोष का सुख मिलता है, जैसे कुछ भीतर मथ रहा था निकल गया। और वो मथना केवल अपना ही दर्द या अपना ही सुख नहीं होता। हम जब लेखक होते हैं, लेखक का मन पूरे समाज से, उसकी संवेदना से जुड़ता है। बिल्कुल। और उससे जुड़ने के बाद जैसे परकाया प्रवेश की बात आपने सुनी होगी। जी जी। तो हम अपने पात्रों के भीतर, उनके मन के भीतर प्रवेश करते हैं जी। और इस स्थिति में उन्होंने क्या अनुभव किया होगा, ये हमारे भीतर आता है ये भाव, और कलम उसको कागज़ पर उकेरती है। तो ये सारे अनुभव हैं। बहुत लोगों ने कहा अपनी आत्मकथा लिखिए, लेकिन ये लगता है कि मैंने अपने को सदैव आम जन समझा, और क्या मेरे जीवन में ऐसा है कि मैं लिखूं। लेकिन लोगों ने कहा कि जो आम जन का है वही लिखो, जन सरोकार की भाषा। हाँ, और अपने बारे में भी जो महसूस करती हूँ लिखिए। तो कुछ लिखा भी, कुछ मैंने आत्म साक्षात्कार भी किया है। वाह। एक संवाद परिक्रमा भी पुस्तक आई जिसमें मैंने विद्वानों से और महान विभूतियों से उनका साक्षात्कार लिया है जी, और उनका उत्तर मुझे मिला है। और इसी के साथ उसमें मुझसे लोगों ने, जैसे आज आप साक्षात्कार कर रही हैं मेरा, तो ये वार्ताएं भी उसमें छपी हैं। मैं आपको दिखाऊंगी, संवाद परिक्रमा मोटी पुस्तक है। तो उसमें अंतिम चैप्टर में मैंने आत्म साक्षात्कार स्वयं से ही प्रश्न किया है और स्वयं से ही उत्तर दिया है। तो उसमें बहुत सारे अनुभव अपने जो मेरे भीतर मुझे मत्ते रहते थे वो उतर के आए हैं। ये तो पाठक बताएंगे कि मैं कितना सफल हुई। जैसा कि हम बातचीत कर रहे हैं बेहद सरल, मृदुभाषी और एक विशिष्ट शख्सियत से, जिन्होंने अपने हर कदम पे न केवल संघर्ष किया और संघर्ष के जरिए एक नई मिसाल पैदा की लड़कियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में। और आज तमाम उपलब्धियों के बावजूद आप बातचीत में ये जो सादगी है, वो सरलता को महसूस कर रहे होंगे। डॉक्टर विद्या ने नारी विमर्श को बहुत नज़दीक से पढ़ा है, गढ़ा है, बुना है। ये लगातार उस पर कलम भी चलाती रही हैं।
इन्होंने कई किताबें लिखी हैं। मैंने पहले भी बताया है कि लगभग 100 से भी ऊपर की किताबें हैं। 116 किताबें संपादित पुस्तकें, कुल मिलाकर 116 है ये खाते में दर्ज। तो एक बड़ी लंबी श्रृंखला है किताबों की, कृतियों की। हम उस पर भी आएंगे, उस पर भी बातचीत करेंगे। नारी विमर्श की बातचीत हो रही थी। इन्होंने नारी विमर्श को, नारी की तकलीफ़ को, उनकी वेदना और उनकी अनुभूति को बहुत अपनी कलम के जरिए उकेरा है। तो बेटियां और अंधेरे के दीप, ये बेटियां और इस तरह की किताबें। और एक है हिरण्यगर्भा, ये पुस्तकें काफ़ी चर्चित रहीं। हाँ, उसमें 5 उपन्यास हैं। जी, जरा बताएं कि उसमें किस तरह की आपने कथानक क्या है। उसमें एक मेरा है शिलांतर उपन्यास, वो भी नारी विमर्श में है, और एक निर्मति है। तो नारी विमर्श ये नया गढ़ा हुआ शब्द है, और आज का जो नारी विमर्श का नारा है, मैं उससे थोड़ा अलग हट के सोचती हूँ जी। क्योंकि नारी के भीतर जो माँ है वो बड़ी है, और वो अगर विद्रोह करती रही है, शुरू से विद्रोह करती रही है, उसका स्वर लोकगीतों में भी उभरा है, लोक कथाओं में, और उसके कहावतों में, परंपराओं में भी। तो लेकिन वो विरोध का स्वर ऐसा नहीं है कि प्रतिद्वंदिता के भाव से हो। वो असत्य के खिलाफ वो स्वर उठा है, धीरे धीरे उठा है। वो आक्रोश में नहीं उठा है, वो सुधार की भावना से उठा है, जिससे समाज परिवर्तित हो, समाज सोचे। इस स्वर को उठाने के लिए उस तरह के स्वर उठे हैं, और उसी स्वर को मैंने लोक से ही लिया। और मैंने देखा कि सहते हुए मौन से अपने विद्रोह उसने, अपनी सहनशीलता से, जैसे प्रेमचंद के नारी पात्रों में भी आपने देखा होगा कि वो मौन रह करके बहुत कुछ कहती हैं। वो कहीं कमज़ोर नहीं होती, सशक्त पात्र हैं। मैं सीता का भी बार बार सीता जी का उदाहरण देती हूँ। मेरी मित्र और मेरी और बहनें लेखकर बहनें कहती हैं कि आप बार बार सीता को क्यों उद्धृत करती हैं, क्या सीता की तरह यथास्थिति को स्वीकार कर लेना चाहिए। हमने कहा सीता ने या मीरा ने, ये तो नारी विमर्श का सबसे ज्वलंत उदाहरण है। उस दौर में मीरा ने भी सामंती प्रथा के विरुद्ध एक अपने व्यवहार से अपने एक आवाज़ उठाई, आवाज़ नहीं उठाई बल्कि किया। बिल्कुल, ये उस दौर में किया जब सीता ने भी वही किया। सीता वापस अयोध्या नहीं लौटी। इस पर बहुत मार्मिक गीत भी हैं, और महादेवी जी कहा करती थी कि सीता अगर लौट के चली आती तो नारी का स्वाभिमान न रहता। लेकिन सीता ने कभी राम के विरुद्ध कोई प्रतिद्वंदिता का भाव या विरोध नहीं जताया। वो राम को समझती थी। इसी तरह मेरे नारी पात्रों में भी है कि वे विरोध तो करती हैं, लेकिन अपने को तेजस्वी बनाकर, अपनी तेजस्विता से अपने को मजबूत करके, अपने को आत्मनिर्भर बना करके उन्होंने समाज से मुकाबला किया। और जिन लोगों ने उनके खिलाफ अन्याय किया था, उनको सताया था, उनको भी क्षमा करती हैं। और क्षमा करने वाला जो होता है वो बड़ा होता है, सहने वाला भी बड़ा होता है, क्योंकि सहना कमज़ोर के बस की बात नहीं है। जो शक्तिमान होता है वही क्षमा करता है। तो इस तरह मैंने नारी विमर्श को एक नारी के रूप में नहीं, बल्कि नारी की अपनी शालीनता के साथ किस तरह माँ, बहन, पत्नी होते हुए भी समाज परिवर्तन को दिशा देती है, और मनुष्यता की रक्षा के लिए वो हृदय परिवर्तन को महत्व देती है कि कितना भी व्यक्ति खराब हो, उसका हृदय परिवर्तन जरूर होगा। बिल्कुल। मेरी कई कहानियों, उपन्यासों में लोगों ने कहा कि ये कहाँ होता है जो आपने लिखा है हृदय परिवर्तन। हमने कहा नहीं होता है तो होगा। बिल्कुल, क्योंकि साहित्य का उद्देश्य यही है कि हृदय परिवर्तन कराए। तो इसलिए मेरी कोशिश यही रही, और उसमें कहीं अतिशयोक्ति नहीं लगती। हम जो लिखते हैं वो बिल्कुल हमारे समाज के बीच ऐसे पात्र हैं, उनको मैंने देखा है, उनको समझा है, उनके दर्द को समझा है, तब मैंने उनकी ज़बान को अपनी लेखनी से उतारा है।
बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। कहते हैं कि लोक साहित्य जो होता है वो जीवन अक्षय की तरह होता है, उसमें ताजगी होती है, उसमें नयापन होता है। आज हम चर्चा भी करेंगे कि आज का जो लोक साहित्य है क्या वो संकुचित है, क्या उसने अपना किरदार बदल लिया है। वो तब का दौर जब आप लिख रही थी, पढ़ रही थी, गुनगुना रही थी और लोक साहित्य को लोगों के समक्ष ला रही थी, आज का साहित्य और तब के साहित्य में कितना फ़र्क पाती हैं आप? देखिए, लोक साहित्य तो नहीं बदला है। लोक का जो साहित्य है तो वाचिक परंपरा से आया है, उसमें समय के साथ उसमें जुड़ता गया है, समय की मांग के अनुसार उसमें भावों में परिवर्तन हुआ, जो प्रगति हुई, जो विकास हुए, उन सब का उल्लेख तो आया, लेकिन जो उसकी मूल भावना शिव भाव, वो उसमें अभी तक बराबर चला आ रहा है। और जो लोक भाषा में लिखा जा रहा है उसको लोक साहित्य नहीं कहते, वो उस भाषा का साहित्य, लोक भाषा का साहित्य लिखित साहित्य है। आज लोग भ्रम पैदा करते हैं कि किसी ने जैसे अवधी या भोजपुरी में लिख दिया कविता या कहानी तो उसको लोक साहित्य नाम दे देते हैं। लोक के रचयिता जो है लोक साहित्य का, कोई वो गुम हो जाता है, वो कहीं आख्यानों में दर्ज नहीं होता। वो जो है पूरा लोक रचता है। जब आपने सुना होगा गाने लगते हैं स्त्रियाँ, तो एक कड़ी दूसरी गाती, दूसरी उसको एक कढ़ाती है, एक पुरौती है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें अपनी ओर से जुड़ती रहती हैं। बहुत सारी बातें जो ऐसे नहीं कह सकती, वो अपने गीतों के माध्यम से अपना दर्द, अपनी आशा आकांक्षा उसको व्यक्त करती हैं। ये लोक है जो एक समूह से जुड़ा हुआ है, पूरी परंपरा को लेते हुए चलता है। मैंने भी कुछ गीत ऐसे थे जिनकी एक एक पंक्ति मुझे मालूम थी और पूरा गीत नहीं मिला, तो वो धुन इतनी प्यारी थी, उसका संदेश इतना अच्छा था, उस एक पंक्ति को लेकर के मैंने कई गीत लिखे और उसको मैंने लोक में डाल दिया, अपना नाम नहीं दिया। तो गुनगुनाइए ना वो, अगर याद है तो। मैं गुजारिश करूँगी, मैं आपको पुस्तक दे दूंगी। हमारे दर्शक भी सुन लेंगे, एक लाइन, एक वाक्य अगर आप कहें। जैसे रानी लक्ष्मीबाई पर एक पुस्तक में लिख रही थी, लिख क्या इस पर 1857 के क्रांति स्वतंत्रता संग्राम पर एक जंगनामा पुस्तक की पांडुलिपि आदरणीय नागर जी को मिली थी, तो उनके पुत्र ने मुझे दिया कि इसका आप सरल इसमें हिंदी में रूपांतर कर दीजिए। अवधी में थी, पुरानी अवधी में, तो उसमें बहुत सारे प्रसंग ऐसे थे जिन वीरांगनाओं के बारे में गीत नहीं मिले थे, उसमें भूमिका मैंने लंबी लिखी थी। और एक पुस्तक और लिखी अवधी के गदर के गीतों पर, अवधी के गदर के लोकगीत, कुछ इस तरह शीर्षक है। तो उसमें कुछ लोगों के बारे में मुझे एक दो लाइन मिली और कुछ लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं मिला, तो मैंने अजीजन बाई पर लिख दिया एक कविता। अजीजन बाई बड़ा किरदार। और झांसी की रानी पर लिखा और उसको मैंने लोक करके डाल दिया। या जैसे 9 रसों का वर्णन नहीं मिल रहा है, जब मैं लिख रही थी तो 9 रसों का मैंने बना के उसमें डाल दिया कि 9 रस हैं लोक में। तो हमारे गुरु जी ने कहा, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी ने, कि ये छल है लोक साहित्य के प्रति, ये तुम्हारी रचना है, इसको लोक की मत कहो। और उसका परिणाम भी मैंने देखा ये गलत था, क्योंकि एक पुस्तक किसी ने लिखी स्वतंत्रता संग्राम के गीतों पर और उसमें मेरे लिखे हुए गीत उन्होंने 1857 के काल की दे दिया कि उसके बाद कि उस दौरान लिखे गए। तो मैंने उनको फ़ोन किया, वो आए थे घर पर, उन्होंने मेरा साक्षात्कार भी लिया था। तो मैंने कहा ये तो इतिहास की दृष्टि से गलत है, ये उस समय गीत नहीं, क्योंकि इसकी भाषा, इसकी शैली, इसकी शब्दावली ये तो आधुनिक है, भाषा जरूर लोक भाषा है। तो उन्होंने भी कहा, मालिनी जी ने भी कहा, मालिनी जी भी उन गीतों को गाती हैं, तो उन्होंने भी कहा कि नहीं दीदी, आप जो है इसको आप अपनी पुस्तक में डालिए, इन गीतों को अपने नाम से छपवाइए। अच्छा। तो जैसे झांसी की रानी वाला अभी उन्होंने मुक्त गाथा में गाया है वो गीत, मेरा लिखा हुआ था, मैंने लोकगीत करके डाला था। तो फिर उसको मैंने अलग एक पुस्तक अपनी अवधी लोकगीतों की छपवाई, उसमें फूलवा बरन मन सीता शीर्षक है। तो ये जो लोक परंपरा है, ये लोकगीत और
लिखित साहित्य, इन दोनों में कोई विभाजक रेखा नहीं है। लोक से साहित्य ने, लिखित साहित्य ने लिया, लिखित साहित्य से लोक ने लिया, लेकिन उसकी जो बारीकी है, उसका जो लचीलापन है लोकगीतों का। अब आपने देखा होगा कि गाते समय किसी गांव का बड़ा नाम है, किसी का छोटा है, किसी के ससुर का बड़ा नाम है, किसी का छोटा है। मूल रचनाएं अवधी में हैं या हिंदी में हैं? ज़्यादातर रचनाएं हिंदी में, मतलब सृजनात्मक साहित्य दोनों में है। दोनों में है, अवधी में भी। अवधी में भी उपन्यास लिखा, अच्छा। लड्डू गोपाल कमाई। वाह, क्या बात है। और बहुत चर्चित हुआ। पहले इसको कहानी लिखी थी, फिर लोगों ने कहा इसका फलक बहुत बड़ा होना चाहिए, तो उसमें वो सारे प्रसंग आ गए जो गांव की राजनीति में जुड़े हुए हैं। और एक नारी की व्यथा है जो अविवाहित माँ हो जाती है, किस तरह वो अपने बच्चे को, तो उसका नाम भी उसने लड्डू गोपाल ही रखा था। ये सही घटना उसकी, अच्छा, ये जीवंत हमारे गांव की है। अच्छा। और जब मैंने उससे कहा कि मैंने तुम्हारे ऊपर कहानी लिखी है, तो वो एकदम अवाक रह गई। अब वो नहीं है संसार में। तब उसकी बाद की कथा मैंने फिर उपन्यास में पूरी की। और बाकी हिंदी में उपन्यास, कहानियाँ, नाटक सब लिखा, लेकिन सब में लोक, मैंने जैसे कहा कि लोकगीतों को उदाहरण है, लोक परंपराओं को उदाहरण है। और अवधी में कविता संग्रह भी हैं, नाटक भी लिखे, कविताएं भी लिखी। तो इस तरह अवधी और हिंदी दोनों में चलता रहा। कुछ कविताओं की पंक्तियां गुनगुना दें या हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। कोई कविता याद हो या कोई गीत याद हो? कविता अवधी की एक कुछ ही मुझे अपनी याद नहीं रहती। एक है, ये बहुत लोगों ने पसंद की थी। गौवा गिरौवा शहर भय बाबा, शहर भय बाबा, जहर भय बाबा, गौवा गिरौवा शहर भय बाबा। आपने कहा होता है तो मैं कविता संग्रह अपना ले लेती, उसमें से पढ़ देती। तो उसमें सब सुख यहर वहर भय बाबा। अब भाव में बता रही हूँ उसका। जी। तो उसमें नहीं आए हरदी नेवत लिहे बभना, टूट गई निदिया न पूर्व है सपना, सब सुख यहर वहर भय बाबा। उसके बाद अंत में है कि नए नए देवता ऊपर भय बाबा। और चोर जो है वो जबर हो गए हैं, नए नए चोरवा जबर भय बाबा। तो इस तरह से यात्रा चलती रही, लोक साहित्य की अवधी, यात्रा। भोजपुरी और हिंदी, इन सभी भाषाओं में जो एक तालमेल है उनको अलग नहीं किया जा सकता। वो सब शब्द वहाँ से लिए गए हैं, सब मिले हुए हैं शब्द। संस्कृत को शब्द सीधे लोक भाषाओं में आए, हिंदी में थोड़े परिवर्तित रूप में आए। तो इस तरह इनको ले करके हमारे लेखकों ने जो इस पर अध्ययन किया, लिखा, हमारे विद्वानों ने, उन सबको साथ ले करके भाषा विज्ञान की दृष्टि से कहिए या भावना की दृष्टि से कहिए, इसमें एक धारा बनी रही है और ये बनी रहनी चाहिए, क्योंकि हिंदी की शक्ति है लोक भाषाएं। बिल्कुल। मैं अवधी और भोजपुरी को लोग अलग करने की बात करते हैं, ब्रज, बुंदेली, अवधी, सब आवाज़ें उठ रही हैं कि इनको अलग भाषा का दर्जा दिया जाए। लेकिन मैं कहती हूँ अगर इनको हटा दिया जाएगा हिंदी से तो हिंदी कमज़ोर हो जाएगी। बिल्कुल। हिंदी की शक्ति है लोक भाषाएं। गोस्वामी तुलसीदास को आप हटा देंगे रामचरितमानस, तो सारा समूचा प्राण तत्व वहीं समाप्त हो जाएगा। जी, समूचा प्राण तत्व वहीं समाप्त हो जाएगा। समूचा जो है ये तो बिल्कुल ठीक कह रही है। हम लगातार बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर विद्या जी से, डॉक्टर बिंदु विद्या जी से। ये लगातार सतत अपनी रचनाशीलता को लेकर विख्यात रही हैं, प्रसिद्ध रही हैं और उम्र के इस पड़ाव में भी अब तक लगातार सतत रूप से लिख रही हैं। मेरे ख्याल से अभी भी कई उपन्यासों पे काम चल रहा है, कहानियों पे काम चल रहा है। उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे कि कौन से उपन्यास है जो आने वाले हैं। अभी मैंने ब्रज वैश्विक लोक में कृष्ण कथा इस पर लिखा है, एक वृंदावन शोध संस्थान से पुस्तक छपी है। अब मैं ब्रज में राम साहित्य पर लिख रही हूँ। वाह। ब्रज भाषा में भी राम साहित्य बहुत लिखा गया है और कई पुस्तकें हैं हाथ में। एक रीति रिवाजों पर है, व्रत पर्व त्योहारों पर कई पुस्तकें आईं। दिन दिन पर्व का 4 संस्करण ख़त्म हो गया, उसको भी लोग बहुत मांग है उसकी।
राम कथा पर सीता सूरजवाग ज्योत नाम से लोकगीतों में जो राम कथा है, जो जापान का छंद है, हाइकू। उसमें मैंने अवधी में भी हाइकू लिखे, हिंदी में भी लिखे, गज़ल भी लिखी है, नवगीत भी लिखा, गीत भी, अतुकांत कविताएं भी। क्या बात तो है, हर विधा पे आपने हाथ गीतों में, हाँ, गीतों की सभी विधाओं में लिखा, डायरी लेखन भी है, क्या बात, संस्मरण भी है। एक समूची साहित्य का संसार इनके भीतर रचा बसा है। मैं लगातार आपको यही कह रही हूँ कि आप एक साधारण शख्सियत से मुलाकात आज नहीं कर रहे हैं। विदुषी होने के साथ साथ साहित्य की मर्मज्ञ हैं और साहित्य सर्जक भी हैं। और जैसा कि इन्होंने बताया कि हर विधा पे इन्होंने कलम चलाई है, कहानी हो, गीत हो, संस्मरण हो, डायरी लेखन हो, और ये प्रयास अभी भी चल रहा है, लगातार चल रहा है, बिना रुके हुए चल रहा है। मैं वही सवाल इनसे करूंगी कि चूँकि आप उत्तर प्रदेश सरकार में रही हैं, वहाँ पे विशिष्ट पदों पे अपनी सेवाएं भी आपने दी हैं, इन सब के बीच रचनाशीलता के लिए कहाँ से वक्त मिलता था? कैसे आपने बस अपना सोने का समय जो है वो अपना होता था लेखन का, क्योंकि और या यात्रा में मैं लिखती थी। वाह, यात्रा में आपने कई देशों की यात्राएं, ट्रेन की यात्रा ज़्यादा पसंद करती थी। ट्रेन में आराम से पढ़ते हुए लिखते हुए, या जहाँ गए, कहीं गोष्ठी समारोह में गए तो वहाँ समय मिलता था, जहाँ रुकते हैं वहाँ रोका गया तो सब लोग सो जाते थे और चर्चाओं में लगते थे। थोड़ी देर चर्चा किया, उसके बाद रात में अपना बैठ के लिखे। तो इस तरह से समय को मैंने चुराया, अपने सुविधा वाले क्षणों को चुराया। बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन साथ साथ पारिवारिक दायित्वों में मैंने कहीं कोई कमी आ जाए, ये मेरे लिए बड़ा दुखद होता था अगर कभी ऐसा हुआ। मेरे संयुक्त परिवार था, सब बच्चे मेरे पास रह के पढ़े, सभी के मित्रों के, रिश्तेदारों के। अच्छा। और उन सब के साथ अपने बच्चों का पालन पोषण, और उसके साथ साथ तीमारदार भी जो आते रहे, गांव से बहुत से लोग आते थे मिलने जुलने। मेरे सास ससुर भी दोनों ही मेरे पास रह करके यहाँ इलाज हुआ, यहीं दिवंगत हुए। तो इन सब का ये संतोष है कि मैंने सब कर्तव्य निभाते हुए अपनी कोशिश की और सभी संतुष्ट हुए। ये सबसे बड़ा संतोष मेरे लिए है कि कहीं ग्लानि नहीं है कि मैंने किसी कर्तव्य से विमुख किया अपने को। नौकरी में भी सरकारी दायित्व का बहुत बड़ा काम था। रात भर जगना पड़ता था, प्रेस में बैठ के प्रूफ देखना पड़ता था, और समारोह होते थे तो उसकी सारी तैयारी। तो उस बीच वहाँ का भी सारे दायित्व थे, सभी दायित्वों का निर्वहन करते हुए भी आपने, हाँ, विरोध भी हुआ। महिला होने के नाते भी बहुत विरोध झेलना पड़ा। तो ये भी मेरे लिए चुनौती थी कि लोग ये न कहें कि महिला का अधिकारी या महिला कर्मचारी कमज़ोर होती है, काम नहीं कर पाती। तो हमारे ऑफिस में जो महिलाएं थीं वो कहते आप कितना क्यों काम करती हैं? हम इसलिए करते हैं कि तुम लोगों पे आँच न आवे, तुम्हारी प्रगति न रुके। तो वो भी सब बहुत खुश रहती थी। किसी को भी कोई परेशानी होती थी सीधे आती थी। और लोग कहते भी थे कि महिलाओं को पक्ष लेती हैं। हमने कहा भाई मैं नहीं लूँगी तो कौन लेगा। बिल्कुल। और महिलाएं अगर कोई गलती हो तो बताइए। तो हमारी सहभागी जो थी सहकर्मी, उन लोगों ने सिद्ध भी किया, मेरी लाज रखी, और सब अपने कार्य और समर्पण के जरिए सभी रिटायर हो गई। सब बहुत सी चली गई इस संसार से भी, लेकिन सबकी यादें हैं। और अभी भी यही प्रयास रहता है कि समाज में कहीं भी हमारी बहनों के साथ यदि कोई अन्याय हो रहा है तो उसके लिए यथासंभव हम लोगों को समाज परिवर्तन की ओर, उनके भीतर ये जागरूकता लाने की कोशिश की जाए कि वो विरोध न करें बल्कि अपने को मजबूत करें। विरोध के लिए झगड़ा न करें बल्कि अपने को इतना सशक्त बना दें कि सामने वाला स्वयं पराजित हो जाए। वाह, क्या बात है। महिलाओं के लिए एक विशिष्ट संदेश देती हूँ डॉक्टर विद्या कि स्वयं को इतना मजबूत करो कि सामने वाला खुद पराजित हो जाए। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि ये, और मुझे लगता है ये संदेश देश भर की महिलाओं को अपने ऊपर लागू करना चाहिए जो आगे बढ़ रही हैं, न केवल शिक्षा के क्षेत्र में अपितु अन्य क्षेत्र में भी पूरी सजगता के साथ आगे बढ़े, लेकिन अपने सत्व के साथ और अपने स्त्रीत्व की रक्षा के साथ। मुझे लगता है ये भी एक संदेश है। एक और महत्वपूर्ण बात मैं ये बहुत देर से पूछना भी चाह रही हूँ डॉक्टर मैम से कि
कहते हैं कि लोक साहित्य चूँकि हमारे भीतर तभी चेतना में उतरता है जब हम उसको जीते हैं, बूंद बूंद पीते हैं। आपका एक जुड़ाव रहा लोक साहित्य से, आप गांव में पली बढ़ी, जन्म भी वहीं हुआ, तो आपने बहुत नज़दीक से चीज़ों को देखा। कोई ऐसी घटना याद आ रही हो जिसने बहुत भीतर तक उद्वेलित किया हो और जिससे आप वेदना से भर उठी हो और बहुत पीड़ा हुई हो? कोई ऐसी घटना याद आ रही हो कभी किसी महिला को लेकर या कोई भी स्थिति, तो वो जिक्र करें ज़रा। हाँ, एक मेरी कहानी सुमिरन बहू, इसको चित्रा मुदगल जी ने पढ़ा तो उन्होंने कहा था कि मैं इस कहानी को पढ़ के सियर गई। उसका अभी नाट्य रूपांतर भी कहीं से शायद यूट्यूब पर है हुआ। जी जी। उसमें एक सुमिरन बहू विधवा हो जाती है और उसके बाद जो है जिस घर में उसकी सास है उसको छोड़ के दूसरा विवाह नहीं करती और गांव के ही एक जमींदार परिवार में वो काम करती है। तो उस घर का एक छोटा बच्चा मंडप में उसकी बहन की शादी हो रही है तो वो सिंदूर का पात्र भर के मुट्ठी में ले आता है, उसकी मांग में डाल देता है। अच्छा। तो उस परिवार को भी वो अपने ससुराल मान करके जीवन भर उसकी दादी सास की सेवा करती है। अच्छा, ये सच्ची घटना? सच्ची घटना है ये। और लोगों ने उसके मतलब बहुत बहकाया उसकी पत्नी को भी कि तुम्हारी एक पहले से है। तो सब कुछ सहते हुए भी अंत में वो अपनी हंसली उसको देती हैं कि ये मैं तुझे दे रही हूँ और मैं चाहती थी तुम्हें ज़मीन भी दे दूँ, कुछ दे दूँ, लेकिन जानती हूँ तुम्हारे काम नहीं आएगी, लेकिन ये परंपरा की हंसली ये और कोई पसंद भी नहीं करेगा, पुरानी डिज़ाइन है। तो वो ले आती है, बहुत मना करती है और ला के ज़मीन में गाड़ देती है। और उसी का पति ही, जिसको पति मतलब विवाहिता नहीं थी उसकी, लेकिन जिसे वो माने सिंदूर की कीमत चुकाती रही, वही आता है। तो जब पहचान जाती हो लेकिन किसी से कहती नहीं, तो सुबह जब जाने लगती है, अब इस गांव में इस घर में मेरी सास ससुर भी नहीं रह गई, दादी जिनको मैंने आदर दिया, जिन्होंने मुझे अपने पुत्रवधू का सम्मान दिया, अब वो भी नहीं रही। तो मैं तो जाने लगती है। तो मेरी माँ ने पूछा कि तुम्हें उन्होंने जो हंसली दी थी वो कहाँ गई? तुम्हारी पोटली में तो है नहीं, देखो क्या लाए। तो रोने लगती है, कहती है किसी से बताइएगा नहीं, ये मतलब मेरे साथ ये धोखा हुआ, ये घटना किसी को बताइएगा भी नहीं, और वो चली जाती है। इसी तरह कई हैं, एक बंदेई का भी है, वो जंगल में पड़ी हुई मिली थी बच्ची। अच्छा। और वो डॉक्टर बन जाती है। ये भी सच्ची घटना से? हाँ, बंदेई कहानी है, कहानी संग्रह है उसका। तो वो कुत्ते रखवाली कर रहे थे, ये भी सच्ची घटना थी हमारे गांव की। खाली इतना ही था कि वो बच्ची मिली थी और एक वृद्धा विकलांग महिला ने अपनी बेटी के लिए उसको ले लिया था, क्योंकि उसका पति उसे छोड़ के चला गया था। तो उसको पाला पोसा, तो वो इतनी मेहनत करती है और डॉक्टर बन्या, लोग कहते हैं कि तुम्हारा नाम डॉक्टर बन्या रखेंगे। तो कहती नहीं, ये मेरा नाम जो है मेरी माँ ने दिया था, वन में मिली थी मैं, ये नाम मुझे याद दिलाएगा कि मेरी माँ का अपमान हुआ था और उस माँ की पीड़ा का भी याद दिलाएगा जिसने विवशता बस मुझे यहाँ छोड़ जन्म देते ही तो उसकी वो पीड़ा। तो बाकी सब कल्पना है, लेकिन इतनी कि वो बहुत प्यारी बच्ची थी, उसको मैंने देखा था। अच्छा। तो अब बाद में कहाँ गई, वो क्या हुआ पता नहीं चला, पता नहीं लगा, लेकिन उसको आगे कल्पना से मैंने बंदेई लिखा था। इसी तरह बहुत सारे पात्र हैं। क्या ज़्यादातर कहानियों के जो पात्र हैं वो जीवंत किरदारों से कहीं ना कहीं जीवित किरदारों से हैं। अब जैसे वरिष्ठ नागरिकों के ऊपर भी बहुत लिखा है मैंने, जो आज की पीढ़ी सम्मान नहीं दे रही है, कि वो कितना बदलना चाहती हैं अपने को, नई पीढ़ी से सामंजस्य रखने के लिए स्वयं को बदलती हैं। दादी शंख नहीं बजाती क्योंकि सबकी नींद खुल जाएगी, सब एतराज़ कर रहे हैं। दादी चप्पल पहन के लोग रसोई में जा रहे हैं तो खाना छोड़ देती हैं और फलाहार करके रह जाती हैं, कहती हैं आज मेरा उपवास है। इतना बदलने के बावजूद भी
उनको सम्मान जब नहीं मिलता, उनकी सेवा नहीं होती, तो किस तरह अपने को बदलते हुए भी वो हार नहीं मानती। हमारे वरिष्ठ जन भी ये उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि हम हारेंगे नहीं, न दैन्यम न पलायनम। ये मैं अपने जीवन में भी मैं बराबर उतारने की कोशिश करती रही कि दैन्य भाव न आए, अपने को हम उस तरह से न बदलें, बल्कि पलायन न करें, बल्कि जूझते हुए इस जीवन को आगे ले जाएं। और यही मैं नई पीढ़ी से कहना चाहती हूँ कि बड़ों का सम्मान करके उन्हें बहुत कुछ मिलेगा, ताकत मिलेगी, उनको आचरण की सीख मिलती है, उन्हें ज्ञान मिलता है। इसलिए उनसे दूर न रहें, उनके पास जाएं, उनसे कहानियाँ सुनें, उनसे गीत सुनें, उनसे परंपराओं के बारे में जानें। और आज मैं देख रही हूँ कि बच्चे आकर्षित हो रहे हैं, नई पीढ़ी जो एक बार फिर वो दौर। हाँ, अब जो है बच्चे पूछते हैं मुझसे, फ़ोन पर भी पूछते हैं कि वो गीत कैसा है, उसका भाव बताइए, उस कथा में ऐसा क्यों हुआ था। क्योंकि हमारी कथाएं कभी भी हार न मानने का संदेश देती हैं। बिल्कुल। जो भी नायक है वो तमाम आंधी पानी की थैली खुल गई, राक्षस मिला, सब सारी बाधाओं को पार करता हुआ आगे बढ़ता है। तो ये जो साहस का, जुझारूपन का जो संदेश हमारी कथाएं देती हैं, और अंत में हर कथा में जो कहते हैं ना कि जैसा उनके साथ अच्छा हुआ वैसा सबके साथ हो, उनके अच्छे दिन बहुरे वैसे सबके अच्छे दिन बहुरे, और जैसा उसके साथ हुआ, बुरा हुआ, वैसा किसी के साथ न हो। ये जो मंगल भाव है, शिव भाव, ये जो संदेश है, ये बहुत ज़रूरी है मानवता के लिए। और ख़ास करके आज जो हम प्रकृति से कटते जा रहे हैं, हमारी कथाओं में, हमारे गीतों में, सबसे बहुत बड़ी समस्या। प्रकृति के साथ पूजा का भाव इसीलिए जोड़ा गया कि हम कितना हमारे लिए उपयोगी हैं, हम प्रकृति का अंश हैं, प्रकृति के पास जाकर के ही हम सुरक्षित हैं। ये अभी महामारी ने बता भी दिया कि प्रकृति कितनी उपकारी है हमारे। लेकिन ये प्रकृति अगर जो है गलत आप करेंगे तो दंड भी देती है। निश्चित। ये संदेश भी, ये सबक भी दिया है। इसलिए अपनी परंपरा से जुड़े रह करके हम अपने जीव जंतुओं के प्रति दया भाव, जैसे शाम होते ही चुटकी न बजाओ, ताली न बजाओ, क्योंकि चिड़ियाँ बसेरा ले रही हैं। हमारे बचपन में दादी लोग कहती सीटी न बजाओ। रात में अगर गहराई रात में पानी भरना है तो कुएं को पहले छोटी सी कंकड़ी मार के जगाओ, उसको जगा लो, तब पानी भरो। बिल्कुल। नदी में देर गहराई रात में नहाने न जाओ। उसके पीछे ये भी था, सुरक्षा का भाव भी था। लेकिन ये जो संवेदना थी कि प्रकृति का हर अंग हमारे प्रति संवेदनशील है, तो हमारा भी दायित्व है उस प्राकृतिक परिवेश की हम रक्षा करते रहें, उसके साथ संवेदनात्मक रूप से जुड़े रहें। खून की बूंद गिरी, उससे पेड़ निकल आया। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी था। और वो वृक्ष बना, वृक्ष काटा गया तो फिर वो निकल आया। ऐसी कहानियाँ भी मिलती हैं। तो ये जो तादात्म्य भाव है, प्रकृति के हम हिस्सा हैं और सब कुछ दिया है उसने, उसके लिए हमें सदैव सतर्क रहना है, सदैव उससे जुड़े रहना है। ये नई पीढ़ी को आज बताने की ज़रूरत है। ये बहुत अच्छे संदेश के साथ कि हमें प्रकृति से जुड़े रहना है, हमें साहित्य के साथ जुड़े रहना है, परंपराओं के साथ जुड़े रहना है। बहुत ही सुंदर एक संदेश भाव छिपा है इसमें निहित है। मुझे लगता है कि ये उस दौर की, उस पीढ़ी से हैं। हमारे लिए तो विरासत है ये, एक समूचा, एक पूरी विरासत। मुझे लगता है हमारी और हमारे से बड़ी या छोटी तमाम पीढ़ियों को बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। परंपरा, संस्कृति, हमारे तौर तरीके, रीति रिवाज, खान पान, बहुत कुछ है इन लोक साहित्य में। जितना लोक साहित्य इन्होंने गढ़ दिया, रच दिया, वो अभूतपूर्व है। वो मुझे लगता है संभव नहीं है कि शायद इतना कुछ रचा जाएगा आगे। इसी को आगे बढ़ाते हुए एक आध प्रश्न और कि महिला मनीषियों के लिए, जो महिला साहित्य सर्जक हैं, उनके लिए क्या कुछ संदेश कहेंगी संक्षिप्त में? हमारी नई पीढ़ी की महिलाओं के लिए क्या कुछ कहना है? उन्हें कैसे रहना है अपने स्त्रीत्व की रक्षा करते हुए और पूरे जाज्वल्यमान भाव से आगे बढ़ना है विजेता की तरह? कैसे, क्या कुछ कहना चाहेंगी? हमारी रचनाकार बहनें हैं, उनको भी इस बात का ध्यान रखना है कि वो
किनकी संतान हैं, अपने पूर्वजों को, उनकी गौरवशाली परंपरा को हमेशा याद रखना है और उसी के प्रकाश में अपनी यात्रा को चलाना है। साथ ही नई तकनीक से, नए ज्ञान विज्ञान से जुड़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि हमें अपने बच्चों को भी आगे बढ़ाना है, प्रगति में उनके सहायक होना है। तो इन सब के साथ जुड़ते हुए भी अपनी भारतीय संस्कृति का जो गौरव बोध है, अपनी भाषा के प्रति जो गौरव बोध है, उसे भी अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी स्त्री की है। वो चाहे शिक्षिका के रूप में है, चाहे माँ के रूप में है, बहन के रूप में है, राजनेता के रूप में है, जिस भी रूप में है, वैज्ञानिक के रूप में है, तो उसको इस परंपरा को याद रखते हुए और अपनी शक्ति की, जिसके बल पर वो आगे बढ़ी है, आज उसने सिद्ध किया है कि नारी जो है कहीं से कमज़ोर नहीं है। लेकिन एक जो आज प्रतिद्वंदिता का भाव साहित्य में भी उभारा जा रहा है, भाई बहन में प्रतिद्वंदिता, पति पत्नी में प्रतिद्वंदिता, तो इस भाव को रोकने की ज़रूरत है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हमारे यहाँ शिव पार्वती अर्धनारीश्वर की जो कल्पना है इसीलिए है कि पुरुष के बिना स्त्री, स्त्री के बिना पुरुष संपूर्ण नहीं है। एक बहुत बड़े साहित्यकार श्री नरेश मेहता जी की बात मुझे याद आती है, रचनाकारों के बारे में। उनसे मैंने एक बार पूछा कि आपने नारी मन के भीतर कैसे जाना कि इस स्थिति में नारी क्या सोच रही है, पुरुष होते हुए भी। तो उन्होंने कहा कि देखो, हर पुरुष में एक नारी मन होता है और हर स्त्री में एक पुरुष मन होता है। बहुत अच्छी बात। तो वो बात मुझे आज तक याद है। और जब मैं किसी पुरुष पात्र के बारे में लिखने लगती हूँ तो लगता है कि वो इस समय क्या सोच रहा होगा ऐसी स्थिति में, तो अपने आप मन में उसका दर्द उतर आता है, उसकी आकांक्षाएं उतर आती हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखनी होगी। और एक महिला रचनाकार, पुरुष रचनाकार का जो एक खेमा बना दिया गया है कि नारी रचनाकार, तो ये भी नहीं, जो रचनाकार है वो रचनाकार है। बिल्कुल, वो चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, दोनों रचनाकार। उसका मन अगर रचना से जुड़ा है, अभिव्यक्ति से जुड़ा है, तो केवल साहित्यकार है, केवल रचनाकार है। और उसको अपनी अभिव्यक्ति के समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो इस समय वो सृष्टि कर रहा है, वो कुछ रच रहा है जो उसके भीतर बहुत पहले से रचा गया है, उसने पूर्वजों से भी लिया है, उसको फिर से अवतरित कर रहा है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी बहनों को लिखना चाहिए। जो यथार्थ के नाम पर बहुत कुछ ऐसा लिखा जा रहा है जिससे एक विभत्स भाव, एक ग्लानि या एक जो कुंठा, इस तरह का वातावरण बन रहा है, उससे हमारी बेटियां निराश हो रही हैं। तो कहीं गंगा की एक बूंद डालने से जब नाला पवित्र हो जाता है, अगर कहीं एक भी अच्छाई मिल रही है तो हमें उस अच्छाई को अधिक उकेरना चाहिए, क्योंकि हमारा दायित्व है कि हम समाज में अच्छाई जो है, अगर एक तिनका भी बची है तो उसको ऊपर ले आएँ। बिल्कुल। और जो बुराई है उसको और नंगा करके और उसको बड़ा करके न दिखाएं, नग्नता न परोसें। हाँ, उसको जो यथार्थ है वो तो सामने आएगा ही, परोसना भी है यथार्थ लोगों को, लेकिन उसको एकदम विकृत रूप करके न दें, क्योंकि साहित्य में और जो समाज की घटनाएं हैं इनमें अंतर है। साहित्यकार जब देखता है कोई समाज की घटना तो उसको अपने ढंग से सकारात्मक सोच जो दे सके, समाज को और पतन की ओर न ले जाए, ऐसी सोच को देने का प्रयास करना चाहिए। भले ही इसे आदर्शवादी या कहें लोग कि पुराना ढोंग या परंपरावादी कहें, उसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं हूँ, क्योंकि मैंने अनुभव किया है कि उससे कट करके हम अपना ही सर्वनाश करेंगे। जैसे हमारी एक मित्र का कहना था कि अगर पुरुष सिगरेट पीता है तो स्त्री को पीने में क्यों एतराज़ है। जी, ये आमतौर पे ऐसा कहा जाता है। आमतौर पे अगर पुरुष जो है कई स्त्रियों से संबंध रखता है तो हम क्यों नहीं रख सकते। तो इससे क्या होगा, इससे हम अपना ही सर्वनाश करेंगे। भाई दोनों ही गलत बातें हैं। बिल्कुल। तो अगर हम
प्रतिद्वंद्विता के भाव से वो गलत कर रहा है तो हम भी गलत करेंगे, ये नारी जागृति नहीं है, ये नारी विमर्श नहीं है। ये हम विकृति की तरफ ये विकृति की तरफ हम स्वयं को ढकेल रहे हैं, अपनी आने वाली पीढ़ी को भी ढकेल रहे हैं। इसलिए इस ओर बराबर ध्यान देने की ज़रूरत है। और आशा और आस्था का ये देश है, हम कभी भी नहीं निराश होते। बहुत सारे निराशा के क्षणों में भी हमें एक ईश्वर का संबल होता है, एक अपने कर्म के प्रति विश्वास होता है, अपने ग्रंथों पर विश्वास है, क्या बात, गीता के कर्मयोग पर विश्वास है। तो उस विश्वास को बनाए रखना है तो कभी हार नहीं होगी। तो ये थी डॉक्टर विद्या जी, बहुत सुंदर बातचीत रही हमारी, और इस बात में हमने समूचे साहित्य को, साहित्य संसार को अपने पास में समेटा, इनकी उपलब्धियों पे चर्चा की। इन्होंने कर्म की बात की, इन्होंने धैर्य की बात की, साहस की बात की और विकृतियों की भी बात की, कैसे हम अपने समाज को नित नए रास्ते पे ले जा सकते हैं। इससे पहले कि कार्यक्रम समाप्त हो, जो हमारा रैपिड राउंड क्वेश्चन सेशन होता है, जिसमें हम कुछ एक क्वेश्चंस लेते हैं और उसका उत्तर एक शब्द में लेते हैं, तो वो हम राउंड आपके साथ खेलेंगे और आपको एक शब्द में उसका जवाब देना है, और मुझे लगता है आप जीत जाएंगी। तो हम शुरू करते हैं। आपकी प्रिय पुस्तक? गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस। आपकी प्रिय कविता? गीता। आपके गुरु? डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, जिन्होंने मुझे लोक संस्कृति को देखने की आदत दी। प्रिय कवि? रामधारी सिंह दिनकर। प्रिय लेखक? हिमांशु जोशी। प्रिय पुस्तक? अनमोल विरासत, सुमित्रा कुलकर्णी ने लिखा है गांधी जी पर। प्रिय स्थान? प्रिय स्थान? प्रिय स्थान काशी। क्या बात है, बहुत सुंदर आंसर। प्रिय रंग जो आपको बहुत पसंद? गुलाबी। प्रिय व्यंजन? चावल। आपके जीवन का लक्ष्य? मानवता की सेवा। स्वप्न? एक स्वप्न जो पूरा करना? स्वप्न ही है कि हमारा देश जो गुरु की भूमिका में था वो बना रहे। एक संदेश जो राष्ट्र के नाम प्रेषित करना चाहती हूँ, कोई एक संदेश? संदेश, हमारा राष्ट्र एक है, एक रहे, सारी भाषाएं, सारी संस्कृति, जो एकता का सूत्र है वो बना रहे। प्रिय मित्र? प्रिय मित्र आपकी? आप? जो प्रिय पत्रिका? प्रिय पत्रिका जो आपको बेहद पसंद है? इस समय साहित्य अमृत। साहित्य अमृत जो दिल्ली से प्रकाशित होती है। ओके, कोई प्रिय वाक्य या उद्धरण जो याद हो, जहन में आता हो? अवधि का? हाँ, हिंदी अवधि कोई भी चलेगा। एक है साधे सब सद है, सब साधे सब साधे सब जाए। वाह, क्या बात है। तो ये थी विद्या जी, और जीत गई हैं ये रैपिड राउंड क्वेश्चन उत्तर आंसर में, और इन्होंने बिना रुके हुए सभी सवालों के माकूल जवाब दिए हैं, और बहुत अच्छे से इन्होंने जवाब दिया है, और सिर्फ अच्छे से नहीं बल्कि सटीक उत्तर दिया है। तो आज बातचीत की श्रृंखला में शामिल थी पद्मश्री डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह, एक समाज सुधारक, लेखिका, वरिष्ठ लेखिका, मैं कहूँगी वरिष्ठ लेखिका हैं, साहित्यकार, सर्जक, मर्मज्ञ, पता नहीं कितने विशेषण हैं इनके लिए जो कम पड़ जाए। मेरे विशेषण का जो वो भंडार है वो खाली पड़ रहा है, तो अब मैं बोल नहीं पाऊँगी इनके लिए। मैं जितना बोल पा रही हूँ वो कम पड़ रहा है। आप इनसे जितना बातचीत करते जाते हैं उतना इनके करीब होते जाते हैं, क्योंकि ये दिल से जितनी साफ़ हैं, सुंदर हैं, मधुर हैं, खूबसूरत हैं, मन इनका बहुत सुंदर है। और सबसे अच्छी बात इनकी ये है कि ये दूर दराज या बाहर के लोगों को भी अपने दिल से लगा लेती हैं, उनको अपना बना लेती हैं, प्रिय बना लेती हैं। जैसे आज मैं इतने दूर से आई हूँ, लेकिन बड़े प्यार से इन्होंने, बड़े स्नेह से इन्होंने मुझे प्यार से